आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या व शिक्षा जगत के बुद्धिजीवियों की युवा शक्ति के उत्थान में नई शिक्षा नीति के योगदान पर राय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब भारत सरकार एक ऐसी शिक्षा नीति लेकर आई जो न केवल शिक्षा के ढांचे को बदलने वाली थी, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने वाली और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की क्षमता रखती थी। आइए हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लेकर हुए काम की जानकारी लेते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से। हरियाणा आदरणीय मनोहर लाल जी के दिए हुए एक विजन पे बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहा है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात से नजर आती है कि हरियाणा हर ओर से अग्रणी होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में, और इसलिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पिछले 7-8 महीने में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। माननीय मनोहर लाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने टारगेट रखा था और एक लाइन दी थी कि इस पे हम लोग चलेंगे तो 2025 तक हम लोग अपने स्टेट में नई एजुकेशन जो पॉलिसी है इसको हम लागू करेंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मनोहर लाल जी के इस विजन को माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारे डाइट्स के केंद्र थे जहाँ पे हमारे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, अब 2030 से जो टीचर लगने शुरू होंगे वो डाइट्स की जगह ना आईटेप आ गया, आईटेप से करनी पड़ेगी ट्रेनिंग और वो जब जाके टीचर लगे। वो तैयारी होंगी तो कोई अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। पूरे देश में हरियाणा एकमात्र स्टेट है जिसने उसमें अप्लाई किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में ना रहे, वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतरीन एजुकेशन ले और दुनिया के साथ इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कदम ताल बढ़ा के आगे बढ़े। तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी करनी होती है और पूर्व तैयारी में आईटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे क्लासेज हैं वो स्मार्ट क्लासेज हैं कि नहीं है, उसमें और नई चीजें हम क्या दे सकते हैं, हमारा करिकुलम कैसा है, उसको हम आईटी से जोड़ के कैसे इतना आसान बनाएं कि बच्चा उसको देखे, पढ़े और उसका दिमाग और तेजी से आगे बढ़े। तो इन सब पहलुओं पे ऐसे और भी अनेक ऐसे काम हैं जिस पर विभाग बहुत गंभीरता से सोच रहा है और सोच नहीं रहा अपितु काम कर रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के सभी मुख्य प्रावधान लागू किए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने 2022 के सत्र से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसके सभी जो कोर फीचर्स हैं उसके साथ हमने इसको अपने कैंपस में लगाया और अगले साल से 2023-24 के सेशन से हमने इसको अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर यूजी प्रोग्राम्स में लगाया और पिछले सत्र से 2024-25 के सत्र से हमने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के पीजी प्रोग्राम्स में और जितने भी हमारे लगभग 290 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर सभी पीजी प्रोग्राम्स में इसके सभी कोर फीचर्स के साथ तो बहुत सफलतापूर्वक हमने लागू कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर सोमनाथ ने कहा, और जैसा विदित है NEP 2020 जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम जो कि अपने आप में होलिस्टिक हो, अपने आप में एक समग्र शिक्षा प्रणाली हो जो हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास कर पाए और ऐसे छात्र हम लोग बना पाए जो देश के निर्माण में अपना योगदान दे और भारत आने वाले समय के अंदर एक नॉलेज सुपर पावर बन पाए। इन उद्देश्यों के साथ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लगाया गया। इसके जो मेन स्तंभ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, जिसको हम इक्विटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा नीति बच्चों को रोजगार पाने योग्य बनाने में सक्षम है। आजकल बच्चों में हम रोजगार कैसे दे पाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि
भारत इस समय विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश। हमारे पास 15 और 27 साल की उम्र के बीच लगभग 37 करोड़ युवा हैं। हम इनको रोजगार देना आसान काम नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका समाधान हमें देती है। श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य था कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखा जाए, उसे ज्ञान, कौशल, मूल्य, नवाचार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना एक अनिवार्य कदम बना। ये नीति शिक्षा को व्यक्ति निर्माण का साधन मानती है और न ही व्यक्ति को केवल किताबों से जोड़ना चाहती है। इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। हम सब जानते हैं हमारे बीच में कई वर्षों तक हमने 10+2+3 के मॉडल का अनुसरण किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें पुराने मॉडल से हटकर एक टेक्टोनिक शिफ्ट में लाया। 5+3+3+4 की संरचना की। डॉक्टर राज नेहरू ने नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हुए कहा, बैंक ऑफ क्रेडिट्स ने छात्रों को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का विकल्प दिया, जो पहले नहीं था। पहले एक व्यक्ति जब तक अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं करता था, डिग्री नहीं लेता था, उसके उन वर्षों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। परंतु इस मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ने उसे इस शिक्षा को पूर्ण लचीला बनाया और जीवनोपयोगी बना दिया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की कल्पना की गई, जिसे हम हेकी के नाम से भी आज कहते हैं, और इस परिकल्पना ने नियामक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब काम करना शुरू किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करना है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें इसके बारे में अवगत कराया, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, खेल और कौशल को एक साथ पढ़ाया जा सके। कौशल और रोजगार को प्राथमिकता दी गई। हमने हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या से भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात की। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन पिछले 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। आज हम शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन का ऐतिहासिक उत्सव मना रहे हैं। इस नीति ने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित न रखकर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास का माध्यम बना दिया है। इस नीति में योग को भारतीय संस्कृति का, विरासत का अभिन्न अंग मानते हुए शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार बनाया गया है। स्कूल की दैनिक दिनचर्या और पाठ्यक्रम में योग अभ्यास को शामिल किया जाना एनईपी का विशेष मानक बन गया है और उसके चलते पूरे भारत के प्रत्येक विद्यालय में अब इसको सम्मिलित किया जा रहा है। केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही नहीं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग आधारित शिक्षण विषयों को बढ़ावा दिया गया और उच्च शिक्षा संस्थानों में भी योग को एक व्यवसायिक विषय और अनुसंधान के विषय में स्थापित किया गया है। ये ऐतिहासिक पहल बहुत ही प्रशंसनीय है। कैथल में एक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विकसित भारत की अवधारणा को पूर्ण करने वाली बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो विकसित भारत का एक सपना देखा गया है, ये उससे संबंधित धारणा है, उसको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। आज की जो युवा पीढ़ी है भारत की, उसको रोजगार परक और कौशल प्रधान शिक्षा देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पाने में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाएगी। इसमें जो मुख्य बदलाव किए गए हैं उन पे भी नजर डालने की आवश्यकता है। इसमें सभी विषयों को संबंधित माना गया है, चाहे उसमें कला का क्षेत्र हो, वाणिज्य और विज्ञान, ये मानने की कोशिश की गई है कि आपस में संबंधित हैं और इनको आपस में अंतर संबंधित मानकर मानव के लक्ष्यों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, जिसके आधार पर ये कोशिश की गई है कि भारतीय सभी प्रादेशिक भाषाएं अपना विकास कर सकें और स्थानीय स्तर पर लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग करें। इसका स्वरूप समावेशी भी है। फरीदाबाद में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल गुनेंद्र कुमार मिश्रा ने नई शिक्षा नीति को बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति आने के बाद जो बदलाव देश की पठन पाठन व्यवस्था पर लाना चाहती थी ये शिक्षा नीति, वो अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। मुझे खुशी है इस बात को बताते वक्त कि अब बच्चों के अंदर से जो एक उनका मानसिक तनाव या पढ़ाई को लेकर, विद्यालयों को लेकर जो उनकी अरुचि थी, उसमें बड़े पैमाने पर अब धीरे धीरे कमी पाई जा रही है और बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगने लगा है। मेरे अपने विद्यालय में भी इसका जोर शोर से स्वागत हो रहा है। अध्यापक गण जितने भी हैं वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। बच्चों को अपने मन मुताबिक विषय चुनने की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात, भाषा को लेके जो एक डिवीजन था और एक गैप था जो महसूस करते थे हम लोग कि एकल भाषा में ही पठन पाठन होना चाहिए, विद्यालयों में अंग्रेजी को लेके जो एक बढ़ावा मिलता था, जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति को लेके एक बढ़ावा मिलता था, उस पे जो
विराम लगा है, क्योंकि मल्टीलिंग्विज्म और बाइलिंगुअल टीचिंग पद्धति को बढ़ावा दिया है। उससे हमारे अपने संविधान के अंदर सूचीबद्ध जो भाषा है उनको बढ़ाकर हम सांस्कृतिक रूप से बच्चों को फिर से हम रूट से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उल्लेखनीय है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।